आज का पहला प्रश्न है कि सूची 1 मौलिक अधिकार है, सूची 2 जो है वो संबंधित अनुच्छेदों से संबंधित है। तो इनको जो है सही सुमेलित करना है, जिसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इनको जो है सुमेलित करना है कि किससे संबंधित है। ठीक है, तो पहला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वह अनुच्छेद 23-24 में है, मतलब ए का तीसरा है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। संस्कृत शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 29-30 है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 32 है। ठीक है, तो पहले का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा। ठीक है, तो इसके विकल्प देखते हैं। तो सही विकल्प जो है वो आपका ए ऑप्शन है, मतलब पहला ए ऑप्शन इसका जो है सही है। क्योंकि भारत का संविधान जो है 6 प्रकार के मूल अधिकारों को प्रदान करता है। पहला है समता समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। यद्यपि मूल संविधान में 7 प्रकार के मूल अधिकार थे। ठीक है, जिसमें संपत्ति का अधिकार भी शामिल था जो अनुच्छेद 31 में था, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और उसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। अगर हम बात करें मूल अधिकारों की, तो भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन जो है संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार भाग 3 के प्रयोजन के लिए राज्य की परिभाषा में सम्मिलित हैं लोकसभा, राज्य विधान परिषद, ग्राम पंचायतें, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो कूट के आधार पर चुनना है 1 और 2, 1 2 3, 1 3 4 या फिर 1 2 3 4। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन 1 2 3। बी ऑप्शन इसका जो है सही है, और सही है इसलिए है कि भाग 3 का जो मूल अधिकार है इसमें अनुच्छेद 12 जो है वह राज्य की परिभाषा बताता है कि राज्य कौन है। इसके अनुसार संघ के जो अंग हैं जिसमें भारत सरकार और उनके एक विधायी और कार्यकारी अंग जिसमें भारत सरकार, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य सरकार के मतलब संघ के विभाग और राज्य के विभाग जो है इसमें राज्य सरकारें आएंगी, राज्य विधानमंडल, विधानसभा और राज्य विधान परिषद आती है। सभी स्थानीय प्राधिकारी चाहे नगर पालिका के हों, नगर निगम के हों, नगर पालिका, नगर पंचायतें, और पंचायतों में जिला पंचायतें, मंडल पंचायतें और ग्राम पंचायतें भी सभी जो है वो राज्य के अंतर्गत आती हैं। ये भी राज्य के अंतर्गत ही आती हैं। इसके अलावा जिला बोर्ड हो गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो गया, राष्ट्रीय महिला आयोग हो गया, राष्ट्रीय विधि आयोग हो गए, हरित न्यायाधिकरण हो गए, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण हो गए, सीबीआई हो गई, केंद्रीय सतर्कता आयोग हो गया, लोकपाल और लोकायुक्त, LIC, ONGC और सेल आदि जो हैं वो सब राज्य के अंतर्गत आते हैं। संजय बहाल एक वाद हुआ था जो था संजय बहल बनाम भारत संघ। ठीक है, इसमें दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा था कि यूएनओ जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत जो है वो एक राज्य नहीं है। अनुच्छेद 12 में राज्य के रूप में न्यायपालिका का भी कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन न्यायपालिका के अंग ऐसे नियम बना सकते हैं जो स्वयं मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा मामले के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की
कि किसी भी न्यायिक कार्रवाई द्वारा मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, और यह भी कि उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 12 के दायरे में नहीं आते। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के संदर्भ में विचार करें कि अनुच्छेद 13 यह घोषणा करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उन्हें कम करने वाली विधियां शून्य होंगी, और दूसरा है यह अनुच्छेद न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रहरी बनाता है। तो इनमें कौन सा कथन सही है? केवल एक, ना तो एक ना ही दो, केवल दो, या फिर दोनों। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, दोनों। मतलब कि इसके दोनों कथन जो हैं सही है, क्योंकि अनुच्छेद 13 यह घोषणा करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उन्हें कम करने वाली विधियां जो हैं वो शून्य होंगी, और ये विधियां न्यायिक समीक्षा के योग्य हैं। उच्चतम और उच्च न्यायालय को संविधान यह शक्ति प्रदान करता है कि वो मूल अधिकारों से असंगत विधियों को अवैध घोषित कर सकते हैं, जो न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रहरी बनाता है। अनुच्छेद 13 में भी कई उपबंध किए गए हैं, तो इसके लिए दो भाग है, 13(1) और 13(2). 13(1) कहता है कि उस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रदत्त सभी विधियां उस समय तक शून्य होंगी जिस तक वह मूल अधिकारों के यानी भाग 3 के उपबंधों से असंगत है। और 13(2) कहता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को छीनती हो या न्यून करती हो। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के सम समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, और विधि के समान संरक्षण की अवधारणा ब्रिटिश संविधान से ली गई है। तो इनमें कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल दो, ना तो एक ना ही दो, केवल एक, या फिर दोनों। तो इसका जो सही जो आंसर है, ठीक है, वो आपका है सी ऑप्शन, केवल एक। मतलब पहला कथन जो है सही है, दूसरा कथन जो है वो गलत है, क्योंकि विधि के समान संरक्षण की अवधारणा जो है वो ब्रिटेन से नहीं ली गई है, यह यूएसए से ली गई है। ठीक है, जबकि विधि के समझ समानता की अवधारणा जो है वो ब्रिटेन से ली गई, इसलिए पहला कथन सही है, दूसरा कथन जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 विभेद का प्रतिषेध करता है धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, नागरिकता के आधार पर, जन्मस्थान के आधार पर। कूट के आधार पर उत्तर चयनित करना है, केवल 1 और 2, 1 2 3 4, 1 2 4, या फिर 1 2 3। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 1 2 4। मतलब 1 2 और 4, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। इसमें स्पष्ट इस बात का उल्लेख है, किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इन आधारों पर किसी व्यक्ति को दुकानों, सार्वजनिक भोजनालय और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश करने अथवा पूर्णतया या जो भी राजनिधि से संचालित होते हैं उनमें, जैसे कुएं हैं, तालाब हैं, स्नान घाट हैं आदि का प्रयोग करने से मना नहीं किया जा सकता। हालांकि राज्य को इस बात की अनुमति है कि वह समाज के वंचित वर्गों और महिलाओं के उत्थान के लिए वो भेदभाव कर सकता है। अनुच्छेद 15 केवल भारतीय नागरिकों को संरक्षण देता है, विदेशियों को नहीं। अतः इसके अनुसार राज्य जो है नागरिकता के आधार पर भेदभाव कर सकता है, इसलिए इसका सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अपवाद भी हैं, जैसे राज्य महिलाओं, बच्चों को विशेष प्रावधान कर सकता है, जैसे स्थानीय निकाय की सीटों में आरक्षित करना, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, तो ये सब जो है अनुच्छेद 15 के आधार पर भारतीय संविधान में अपवाद भी इसके दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नियुक्तियों या पदों में आरक्षण से संबंधित है? 16(1), 16(2), 16(3) या फिर 16(4? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, अनुच्छेद 16(4। कि 16(1) कहता है
कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति से संबंधित सभी विषयों में नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 16(2) ये कहता है कि राज्य के अधीन किसी भी पद के संबंध में केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास के आधार पर न तो कोई नागरिक का पात्र होगा, न उससे भेदभाव किया जाएगा। 16(3) में है कि संसद को ऐसी कोई विधि बनाने से रोका नहीं जाएगा जो किसी राज्य क्षेत्र की सरकार के, उसके या किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन किसी भी वर्ग के पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में राज्य संघ के भीतर निवास की योग्यता लगा सकती है। मतलब कि राज्य चाहे तो निवास की जो बाध्यता है वो लगा सकता है। इस संविधान ऐसा करने से राज्य को नहीं रोकता है। ठीक है। और 16(4) जो है वो कहता है कि यह अनुच्छेद राज्य के पिछड़े नागरिकों को किसी वर्ग के पक्ष में हो जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में सेवाओं में कम है, तो नियुक्ति या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से उपबंध किया जा सकता है। इसीलिए आरक्षण शब्द का आरक्षण जो है वो अनुच्छेद 16(4) में। 16(4) का में जो है वो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है। और 16(4) खा में जो है 16(4) खा में जो है वो भर्तियों में आरक्षण, मतलब कि में आरक्षण की बात की गई है। और 16(5) में जो है 16(5) में है कि जैसे कि किसी धार्मिक संस्था का कोई विन्यास इस धर्म के आधार पे हुआ हो तो उस धार्मिक संस्था का जो पदाधिकारी होगा वह उसी धर्म के मानने वाला होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि भारतीय संविधान अस्पृश्यता को समाप्त करता है और इसके अभ्यास को निषिद्ध करता है। और भारतीय संविधान के भाग 3 में अस्पृश्यता शब्द को परिभाषित किया गया है। तो इनमें कौन सा कथन सही है? दोनों, केवल एक, ना तो एक ना ही दो, या फिर केवल दो। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। ठीक है, केवल दो। पहला सही है, दूसरा गलत है। क्योंकि भारत के संविधान के भाग 3 के मूल अधिकार का 17वां अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत को की बात करता है और कहता है कि समाप्त करता है और इसके अभ्यास को भी निषिद्ध करता है। इसके अनुसार अस्पृश्यता के आधार पर अक्षमता को लागू करने वाले किसी भी कार्य को दंडनीय अपराध माना जाएगा। ठीक है, लेकिन अस्पृश्यता शब्द को 1955 के नागरिक विकास संरक्षण अधिनियम में अस्पृश्यता शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि यह भारतीय नागरिकों को किसी भी विदेशी राज्य से उपाधियां स्वीकार करने से रोकता है। इसके अनुसार राज्य के अधीन किसी लाभ के पद या विश्वास के पद पर आसीन कोई भी विदेशी राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से उपाधियां स्वीकार नहीं करेगा। तो इनमें कौन सा कथन जो है सही है? ना तो एक, ना ही दो, केवल एक, केवल दो, या फिर दोनों। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, दोनों। मतलब इसके दोनों कथन जो हैं अनुच्छेद 18 के संबंध में पूर्णतया सही है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 19A के तहत उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत वाक्य में अभिव्यक्ति स्वतंत्रता को शामिल किया है। प्रेस की स्वतंत्रता को, शांति के अधिकार को, सूचना के अधिकार को, या हड़ताल के अधिकार को? ऑप्शन है 2 और 3, 1, 2, 3, 1, 3, 4, या फिर 3 और 4। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 1, 2, 3। मतलब प्रेस की स्वतंत्रता, शांति का अधिकार, सूचना का अधिकार जो है उसे सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 19(1) के तहत 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की आजादी में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में इनको शामिल किया गया। इसे सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 358 के अनुसार अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। आपातकाल का आधार
वाह्य आक्रमण, वित्तीय अस्थिरता। तीसरा है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता। तो अनुच्छेद 19 कब निलंबित हो जाता है? कोर्ट के आधार पर चुनना है केवल एक और एक दो तीन, एक दो तीन या फिर केवल दो। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक, मतलब वाह्य आक्रमण। जब अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 358 के अनुसार अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है और 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से प्रावधान किया गया था कि अनुच्छेद 19 में उल्लेखित स्वतंत्रताओं को सिर्फ तभी निलंबित किया जा सकेगा जब आपातकाल की उद्घोषणा युद्ध अथवा वाह्य आक्रमण के कारण हुई हो। और 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के माध्यम से अनुच्छेद 359 में संशोधन करके यह व्यवस्था की गई थी कि अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा भी निलंबित नहीं किया जा सकेगा, जबकि इससे पूर्व प्रावधान था कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के अंतर्गत विशेष आदेश निकालकर संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों से जिन्हें उचित समझे न्यायालय से परावर्तित कराए जाने का भी अधिकार निलंबित कर सकता है। तो सही आंसर जो है वो ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उससे गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को वकील से सलाह लेने और अपने बचाव के लिए प्रबंध करने का अधिकार। कोर्ट के आधार पर चुनना है 1, 2, 3, 1 और 2, 2 और 3 या फिर 1 और 3। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है इसका सही जो आंसर है, इसमें कुछ ऑप्शंस में गड़बड़ी है, तो सही केवल है इसमें केवल एक ऑप्शन कि अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के गवाही देने से संरक्षण, यही 20(3) के अंतर्गत आता है। बाकी जो दो हैं ये अनुच्छेद 22 के अंतर्गत आते हैं। इसका सही आंसर जो है केवल एक होगा। अगला प्रश्न है, कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन है दूसरा कारण है। कथन है कि भारत में बंधुआ मजदूरी समाप्त करने के लिए 1976 में बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया था। दूसरा कारण है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए सार्वजनिक सेवा या श्रम योजना लागू कर सकता है। तो इस कोट के आधार पर उत्तर चुनना है कि कौन सा सही है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। ए और दोनों सही हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या स्पष्टीकरण नहीं। ठीक है, तो दोनों कथन जो हैं वो सही है, क्योंकि अनुच्छेद 23 जो है मानव दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम का प्रतिषेध करता है और यह अनुच्छेद जो है मानव दुर्व्यापार अर्थात पुरुष महिला बच्चों की खरीद बिक्री और अनैतिक दुर्व्यापार पर रोक लगाता है। भारत में बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने के लिए 1976 में बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया था, इसलिए दोनों कथन जो हैं वो सही हैं और लेकिन एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक में शामिल है केवल भाषाई अल्पसंख्यक या फिर केवल धार्मिक अल्पसंख्यक। तो इसका कोट के आधार पर चुनना है ए ऑप्शन ना तो एक ना ही दो, बी ऑप्शन केवल दो, सी ऑप्शन केवल एक, डी ऑप्शन एक और दो दोनों। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। ठीक है, दोनों, मतलब कि अनुच्छेद 30 में जो है भाषाई अल्पसंख्यक भी आते हैं और धार्मिक अल्पसंख्यक भी आते हैं, इसलिए सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन। तो ये थे हमारे आज के कुछ संविधान से संबंधित प्रश्न।